Hello friends, this is Shruti here. Welcome to Learn to Reinvent. So in the past few videos I had started the topic that is general knowledge, and in it the ancient history subject was started. So जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये चैनल है CET एग्ज़ाम जो 2021 में होगा। उसमें रीजनिंग सेक्शन जो आएगा, क्वांटिटेटिव सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, साथ ही साथ CTET के लिए भी ये चैनल है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के बारे में बताया जाएगा। सो जो लोग नए हैं उनके लिए ये जानकारी थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न टू रीइन्वेंट। सो आगे बढ़ते हुए वैदिक एज से एंशियंट हिस्ट्री में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बुद्धिज़्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बुद्धिज़्म टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। तो रिलीजियस मूवमेंट जो थी वो 600 से 400 BC के दौरान स्टार्ट हुई थी। ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो रिलीजन था ये स्टार्ट कैसे हुआ था, ये इसी रिलीजियस मूवमेंट के कारण हुआ था। तो एक अनरेस्ट मूवमेंट थी जिसे कह सकते हैं। आखिर वो क्यों थी, उसका कारण ये था कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में एक सुप्रीम पावर, ताकतवर होने की एक लड़ाई सी कह सकते हैं छिड़ गई थी कि क्षत्रिय भी चाहते थे कि उन्हें सुप्रीम पावर अब मिल जाए। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये था कि वैदिक फिलॉसफी, जो लेटर वैदिक एज के बाद जो फिलॉसफी थी जो एग्जैक्टली उनकी वैदिक एज में, वो अपना प्योर फॉर्म जो है लूज करती हुई जा रही थी। साथ ही साथ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी आ रही थी। तो कह सकते हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो गया था। तो ये सब कारण हो सकते हैं रिलीजियस मूवमेंट के, और इसी के कारण जो हैं अराउंड 64 सेक्ट्स यानी छोटे छोटे 64 छोटे रिलीजन स्टार्ट हुए। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है एक बुद्धिज़्म और दूसरा है जैनिज़्म। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसे हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट वैदिक पीरियड या फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन इस दौरान स्टार्ट हुआ था, और इसे हम एज ऑफ बुद्धा भी कह सकते हैं। यानी पोस्ट वैदिक पीरियड जिसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन या फिर एज ऑफ बुद्धा भी कह सकते हैं। ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में डिफरेंट नाम से पूछ लिया जाता है कि पीरियड ऑफ बुद्धिज़्म कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो आप ऑप्शंस दे देंगे लेटर वैदिक एज या फिर वैदिक एज या फिर स्टोन एज, ऐसे करके क्वेश्चंस में कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट वैदिक पीरियड में इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं या फिर एज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म में आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में होगा, और बुद्धिज़्म में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट से रेलिवेंट हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है गौतम बुद्ध के बारे में। उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका फाउंडर कौन था बुद्धिज़्म का। सभी जानते हैं ये तो गौतम बुद्ध था, और इनका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो वो 563 से 483 BC, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके दौरान ये पूरा टाइम पीरियड है बुद्धिज़्म, ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट, तो वो पॉइंट ये है कि आखिर में उनका जो अर्ली नेम यानी पहले उनका नाम क्या था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का नाम जो था वो उनके एनलाइनमेंट के बाद गौतम बुद्ध पड़ा था। उससे पहले जो उनका रियल नेम था वो था सिद्धार्था। ये बॉर्न कहाँ पर हुए थे, लुम्बिनी ग्राम, कपिलावस्तु, नेपाल एरिया, इसमें आता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनका नाम, उनका बुद्धिज़्म का पूरा टाइम पीरियड, कहाँ पैदा हुए थे, उनके माँ बाप का नाम, उनकी धर्मपत्नी का नाम, और कहाँ उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, ये सारे पॉइंट्स मैंने पॉइंटर्स में दिए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे? शाक्य क्षत्रिय क्लैन को। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्षत्रिय अब सुप्रीम पावर चाहते थे तो वो ब्राह्मणों से, तो ये इससे भी आप याद रख सकते हैं कि वो क्षत्रिय क्लैन को थे, शाक्य क्षत्रिय क्लैन। नेक्स्ट उनकी मदर का, अगर उनकी माता का नाम देखा जाए तो उनकी माता का नाम था महामाया, और ये कहाँ की राजकुमारी थी? कौशला की राजकुमारी थी। नेक्स्ट पॉइंट, उनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोदना, और वो कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। बॉर्न कहाँ हुए थे वो? इसी से याद रख सकते हैं, कपिलवस्तु में बॉर्न हुए थे। राजा उनके जो पिताजी थे वो कहाँ के थे? कपिलवस्तु के। लुम्बिनी ग्राम, नेपाल। इसी तरह पॉइंट्स में लर्न करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट, उनकी माता जी जो महामाया थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो आंट थी उन्होंने उनको पाला पोसा था। उनका नाम क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो उनकी शादी किससे हुई थी? उनकी धर्मपत्नी, उनका नाम था यशोधरा, और उनके पिताजी का नाम, सॉरी पिताजी नहीं, उनके बेटे का नाम था राहुल। बहुत ही कॉमन नाम है राहुल। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि अभी जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाता है, पर जब पूरा एक सिलेबस कंपाइल हो जाता है, अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मेडिएवल हिस्ट्री है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसका तरीका यही है कि आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करें और पॉइंट्स में लर्न करें तो बेटर है। मैंने यही कोशिश की है कि आपको छोटे और आसान पॉइंट्स दें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अब उन्होंने 29 ईयर्स की एज में सुप्रीम नॉलेज जो है वो प्राप्त की थी, तो जिसे कह सकते हैं परम ज्ञान एक तरह से। तो उसमें जो है कैसे हुआ था, उनके जो पिताजी थे वो उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते थे। तो वो एक दिन अचानक जब वो बाहर गए, उन्हें पता ही नहीं था मृत्यु, दुख ये क्या होता है इसके बारे में, पर जब उस दिन जब वो बाहर गए तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। उसी के कारण उनमें एक परिवर्तन आया, और वो 4 चीज़ें क्या थी? एक तो एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश, डेड बॉडी, और एक बैगर। तो ये चारों चीज़ें देखकर उनका, कह सकते हो यहाँ से ये 4 साइट्स देखकर उनका परिवर्तन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट्स आगे देखते हैं बुद्धिज़्म में ही। तो जो उनके पहले टीचर थे उनका नाम था अलारा कलामा, और जो उसके बाद जो टीचर आए उनका नाम था उदराका रामपुत्र। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये जो नाम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हें लर्न करना। तो आप लिख सकते हैं ऐसे पॉइंट्स में, और इसका एक ही तरीका है कि आप रोज़ चलते हुए इन्हें लर्न करें। रिवाइज़ अगर रोज़ करते रहेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, लेकिन अगर एक बार पढ़कर अगर आप दोबारा छोड़ देंगे तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, तो मेडिएवल हिस्ट्री में ही अगर आप पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री का सारा कुछ भूल चुके होंगे। तो यही एक तरीका होता है एकमात्र कि बार बार रिवाइज करते रहें पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र में वो बोध गया जो बिहार में थे उस वक्त, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे, ये सवाल आ भी चुका है कि किस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एनलाइनमेंट, निर्वाणा प्राप्त किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पूरे पॉइंट के अंदर ही 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 35 ईयर्स ऑफ एज में ये इम्पॉर्टेंट है, पीपल के पेड़ के नीचे कहाँ पर? बोध गया बिहार में। कौन सी रिवर?
निरंजना ये था, अब जो है उसका नाम फाल्गु हो गया। तो देखिए आप कितने सारे सवाल बन गए। पहले उस रिवर का नाम था निरंजना, नाउ मॉडर्न नेम जो है अब उसका वो फाल्गु बन गया है। और कहाँ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट यानी कि परम ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज जिसे हम निर्वाणा कहेंगे, वो उन्होंने प्राप्त की थी। तो जो पहला कह सकते हैं अपना उपदेश्य, वो उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, डियर पार्क में। और उनके 5 शिष्य थे और उन्होंने एक चक्र जो है, एक व्हील को मैजिक से घुमाया था और फिर उन्होंने अपना कह सकते हैं अपना पहला जो है प्रवचन दिया था। उसी को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उनकी मृत्यु कब हुई, 80 इयर्स के जब वो हुए तब हुई। और कहाँ, कुशीनगर, खुशी नहीं कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई जब वह 80 साल के थे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म। डॉक्ट्रिन यानी कि उनके जो हैं, उन्होंने क्या प्रवचन, रिलीजियस टॉक्स जो किए वो क्या किए। तो उनके जो रिलीजियस टॉक थे उन्हें चटवारी आर्य सत्यानी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चटवारी आर्य सत्यानी का क्या मतलब है। तो है चटवारी 4 आर्य नोबल सत्यानी ट्रुथ्स। तो 4 नोबल ट्रुथ्स थे। वो 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे कि ज़िंदगी जो है वो दुख से भरी हुई है, लाइफ फुल ऑफ सॉरोस। और आखिर उसका जो सबसे बड़ा कारण है उस दुख का, वो क्या है, डिज़ायर, आपकी इच्छाएं। और जो है इस दुख को, इस सॉरो को रोका जा सकता है अगर हम ये 8 पाथ को फॉलो कर लें। ये पाथ मैंने नहीं लिखे हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 पाथ फोल्ड ये इम्पोर्टेंट है, या फिर ये 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे ये इम्पोर्टेंट है। तो इन 8 फोल्ड पाथ्स को अगर हम फॉलो करें उनके हिसाब से तो हमारे दुख कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं कम हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चटवारी आर्य सत्यानी, ये उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स या फिर अपनी टीचिंग्स या फिर अपने रिलीजियस टॉक्स में बताया गया था। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि वो मिडल पाथ फॉलो करते थे, मध्यम मार्ग जिसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा एकदम ही संन्यास ले लें तो ये भी सही नहीं होता, या फिर आप एकदम लग्जूरियस लाइफ में चले जाएं तो ये भी एक सही नहीं होता। इसमें जो बीच का माध्यम होता है, बीच का मार्ग, वो इम्पोर्टेंट, जैसे कह सकते हैं यार मिडल पोजीशन। तो यानी कि एकदम भी अगर आप सब कुछ सन्यासी टाइप बन गए वो भी अच्छा नहीं है उनके हिसाब से, और या तो आप सीधा मोह में और लग्जरी और पैसा इन सब में ही चले गए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है उनके हिसाब से। तो वो रिचुअल रिवाजों के खिलाफ थे। साथ ही साथ नेक्स्ट वर्ल्ड यानी कि वो बिलीव नहीं करते मृत्यु के बाद जो जीवन कहते हैं उसमें वो बिलीव नहीं करते थे, और सोल्स, आत्माओं में भी वो बिलीव नहीं करते थे। तो ना ही वो ये मानते थे कि भगवान है, ना ही वो ये कहते थे कि भगवान नहीं है। तो एग्नोस्टिक थे। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आज की फ़िलॉसफी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही और अच्छी थ्योरी थी। अगर आप चाहें तो गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी उनकी प्रीचिंग्स मानी गई थी उस टाइम के हिसाब से। उन्होंने ये जो प्रैक्टिकलिटी बताई थी जो आजकल लोग मानते हैं वो बहुत ही सही थी। जबकि वो एक राजा, कहाँ तो उनके पास बिल्कुल उन्हें कुछ दुख के बारे में पता ही नहीं था, और कहाँ उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही थी, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कही हैं।
तो वो मोनेस्टिक एस्टैब्लिश एक संघ फॉर्म करते थे जिससे वो आइडिया अपने लोगों में बांटते थे। उस संघ में पहले तो मेल्स ही होते थे, बट बाद में फीमेल्स को भी इंक्लूड कर दिया, तो दोनों ही संघ में मेल और फीमेल होते थे। आगे बढ़ते हुए उनके 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स थे कि एक तो फेथ उन्हीं बुद्धा जी में ही उनमें फेथ हो, एक उनके धर्म रिलीजियस टॉक्स, और एक संगठन। तो जैसे कह सकते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम गच्छम ये जो सेइंग्स हैं यही हैं इनके 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ें अगर हम बुद्धिज़्म में ही, तो अब जो है बुद्धिस्ट ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। तो ये इनकी डेट्स इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। तो 483 BC में फर्स्ट काउंसिल हुई थी। अजात शत्रु इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। और ये कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में ये लिखा गया था। और जो प्रेसिडेंट मोंग थे वो कौन थे? महाकासापा। इन्होंने जो लिखा था वो था सूता पिताका बाय आनंदा और विनय पिताका बाय उपालिय। सूता पिताका और विनय पिताका के बारे में बुद्धिस्ट लिटरेचर में आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड काउंसिल थी उसकी डेट 383 BC, और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसने किया? कालाशोका ने। और इसमें जो बुद्धिज़्म थे उसको 100 सेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट थे ताविरवादिर और थेरावादिर। इसके कौन प्रेसिडेंट थे? जो मोंग थे प्रेसिडेंट वो थे सबागामी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर एक चीज़ आप लर्न नहीं कर सकते, पर ये ही कुछ इम्पोर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ें अगर हम थर्ड काउंसिल की ओर, तो थर्ड काउंसिल में ये जो इम्पोर्टेंट पीरियड है वो 250 BC तब स्टार्ट हुई थी और तभी हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र अशोका द्वारा। इसमें जो प्रेसिडेंट मोंग थे वो मोकालीपुते टीसा थे, और जो इम्पोर्टेंट बुक थी वो थी अभिधामा पिताका, जिसमें मेटाफिजिकल थॉट्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ काउंसिल की बात करें, तो फोर्थ काउंसिल जो थी वो 78 to 100 AD। इसके पैट्रन कौन थे? किसके द्वारा? कनिष्क। प्रेसिडेंट मोंग जो थे वो वासुमित्रा थे। इसमें 100 सेट ज्वाइन हुए थे 2 मेजर सेट्स बनाने के लिए। हिनायाना जिसमें बुद्धा को टीचर माना जाता था और उन्होंने पाली लैंग्वेज यूज़ की थी। कह सकते हैं अशोका जो थे वो फॉलोअर थे हिनायाना, यानी वो बुद्धा को टीचर मानते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो महायाना बुद्धा एज गॉड, भगवान माना जाता था और संस्कृत लैंग्वेज में था। और कनिष्का जो थे वो फॉलोअर थे। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अशोका हिनायना फॉलोअर थे या महायाना फॉलोअर थे, यानी वो बुद्धा को टीचर मानते थे या गॉड तो टीचर मानते थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बुद्धिज़्म टॉपिक में से। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे तो इसमें और भी इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें, बट जो इम्पॉर्टेंट है रेलिवेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि एक तो पाली टेक्स्ट है और एक संस्कृत टेक्स्ट है। पाली टेक्स्ट के अंदर त्रिपिटाका, अब पिटाका को हम कह सकते हैं बास्केट, तो पिटाका माने बास्केट। तो ये लिखा गया था। इसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं सूता पिटाका जो बुद्धिस्ट की सेइंग्स हैं, विनय पिटाका ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था मोनास्टिक कोड के बारे में है, अभिधामा पिटाका रिलीजियस डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा। तो ये सवाल आपके बन सकते हैं
पाली टेक्स्ट में से कि पिताका का मतलब क्या है, त्रिपिताका यानी कि तीन, त्रि मीन्स ट्राई मीन्स तीन, तो सूत पिताका, विनय पिताका, अभिधामा पिताका, पिताका मीन्स बास्केट। अब अगर हम बात करें संस्कृत टेक्स्ट तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, तो अश्वघोषा ने लिखी थी संस्कृत टेक्स्ट के अंडर। तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट इसमें इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट देख लें बुद्धिज़्म में, तो ये सवाल बन सकते हैं कि इनके जो इम्पोर्टेंट फॉलोअर्स थे गौतम बुद्ध के, वो कौन थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉलोअर्स हैं, ये कह सकते हो आप रॉयल फॉलोअर्स हैं, और भी फॉलोअर्स थे बट एग्ज़ाम पॉइंट रेलिवेंट जो हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हैं बिंबिसारा और अजात शत्रु, ये हर्यंकन डायनेस्टी के हैं। नेक्स्ट हैं अशोका, ये मौर्यन डायनेस्टी के हैं। फिर हैं कनिष्का, ये कौशन डायनेस्टी के हैं। और गोपाल, ये पाला डायनेस्टी के हैं। तो ये जो चार हैं, ये चार इम्पॉर्टेंट रॉयल फॉलोअर्स इनके कह सकते हैं। हमने फर्स्ट काउंसिल्स भी देखी, उनमें से अशोका ने और इन्होंने कुछ काउंसिल्स भी ऑर्गेनाइज की थी। तो ये फॉलोअर्स हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी से हम ये वीडियो एंड करते हैं, ये लास्ट टॉपिक था। और अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है। तो यही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे कि कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर बन जाए तो वो बहुत ही अलग बात होगी, ऐसे तो बहुत ही वास्ट है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टॉपिक, बट आई थिंक सो इससे ज़्यादा आने के चांस कम ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न टू री इन्वेंट।